हेलो एवरीवन। मैं बिमलेश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट के बारे में। क्रियात्मक विकास को गामक विकास मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य शारीरिक गतियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन बॉडली मूवमेंट करने से है। शारीरिक गतियों पर नियंत्रण मांसपेशियों, तंत्रिकाओं एवं तंत्रिका केंद्रों के विकास तथा उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। मोटर डेवलपमेंट मीन्स development of control over bodily movements by the coordinated activities of the nerve centers, the nerves and the muscles. The control comes from the development of the reflexes and mass activity present at birth. एक बालक जब जन्म लेता है तब वह अत्यंत ही असहाय दशा में होता है। उसे जहाँ कहीं भी जिस करवट लिटा दिया जाता है वह उसी अवस्था में वहीं पर उसी करवट लेटा रहता है। वह केवल रोना जानता है। बाकी सभी क्रियाओं के लिए जैसे दूध पिलाना, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाना, नहलाना सुलाना आदि दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इस समय यदि शिशु को उचित परवरिश एवं देखभाल नहीं की जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है उसके ज्ञानेंद्रियों एवं शरीर के विभिन्न अंगों में सजगता एवं चेतनता आती है। वैसे वैसे वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग एवं चेतन हो जाता है। 4-5 माह का शिशु अपनी माता को देखकर मचलने लगता है और इस प्रकार का हाव भाव प्रकट करने लगता है कि माता उसे गोद में उठा ले। 6 माह का शिशु बैठने की क्रिया करने लगता है। 7 से 8 माह का शिशु खाना खाने की क्रिया करने लगता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। शिशु बैठने की क्रिया किस आयु में करने लगता है? 6 माह की अवस्था में। 7 से 8 माह का शिशु खाना खाने की क्रिया करने लगता है। अब वह अर्ध ठोस आहार खाने लग जाता है। 9 माह का शिशु सहारे के साथ खड़ा होने लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 9 माह का शिशु सहारे के साथ खड़ा होने लगता है। 12 से 13 माह का शिशु थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं जैसे स्वयं खाना खाना, कपड़े बदलना, जूते पहनना, जूते का फीता बांधना, केशों को संवारना, ब्रश करना, पढ़ना लिखना, गेंद फेंकना, चीजों को ढूंढना आदि क्रियाओं को करना सीख जाता है। ये सभी क्रियाएं मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं में विकास एवं परिपक्वता के कारण ही संभव हो पाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बालक की क्रियाएं मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं में विकास एवं परिपक्वता के कारण ही संभव हो पाती हैं। एक नन्हा सा शिशु जो जन्म के समय दूसरों पर आश्रित रहता है, वही शिशु वयस्क होकर प्रकृति का अभिन्न अंग बन जाता है। वह
स्वावलंबी होकर जीवन जीता है तथा उसमें भी अपने ही जैसा बालक उत्पन्न करने की क्षमता हो जाती है। अतः बालक स्वयं जिस प्रक्रिया से गुजरता है उसी प्रक्रिया को स्वयं मूर्त रूप देने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। एग्जाम में हर लाइन से क्वेश्चन लगभग पूछा गया है, इसे ध्यान से पढ़ें। क्रियात्मक विकास का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास का सामान्य सा अर्थ है बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास होना। टू डेवलप मोटर एबिलिटीज एंड स्किल्स इन चाइल्ड। क्रियात्मक विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। फलता उसकी विभिन्न क्रियाएं उम्र बढ़ने के साथ साथ नियंत्रित होने लगती हैं। विभिन्न बाल मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास की परिभाषा अपने अपने तरीके से दी है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्रियात्मक विकास का संबंध उन रचनाओं एवं कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित हैं, अथवा इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। मोटर refers to structures of functions connected with the activity of muscles or with the response of an organism to a situation. James Trevor, 1968। नंबर 2, क्रो एंड क्रो। क्रियात्मक योग्यताओं से आशय उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों एवं मांसपेशियों के द्वारा संभव हैं। मोटर abilities can be described briefly as various kinds of bodily movements that are made possible through the coordination of nerve and muscle activity. नंबर 3, ईवी हरलॉक के अनुसार क्रियात्मक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्म के कुछ समय बाद तक निरर्थक एवं अनिश्चित होती हैं। ईवी हरलॉक की परिभाषा परीक्षा में कई बार पूछी गई है। मोटर डेवलपमेंट कंसिस्ट्स of control of the movements of the muscles which at birth and shortly afterwards are random and meaningless. उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की विभिन्न गतियों से है जो मांसपेशियों में नियंत्रण से आता है तथा ये नियंत्रण मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, एकीकरण एवं उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। मोटर डेवलपमेंट refers different kinds of bodily movements which comes from the control of muscles, and this control comes through the development, maturation and integration and coordination of nerves and muscles.
अतः क्रियात्मक विकास के संबंध में मुख्य दो बातें उभरकर सामने आती हैं। नंबर 1, क्रियात्मक विकास के द्वारा मांसपेशियों का नियंत्रण। क्रियात्मक विकास के द्वारा मांसपेशियों पर नियंत्रण होता है। नंबर 2, क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकसित होने, परिपक्व होने एवं इन दोनों के संयोजन तथा समन्वित रूप से कार्य करने पर ही संभव होता है। यहाँ से क्वेश्चन असेशन रीजन में भी पूछा जा सकता है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकसित होने, परिपक्व होने एवं इन दोनों के संयोजन तथा समन्वित रूप से कार्य करने पर ही संभव होता है। इससे ध्यान से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन हर लाइन से पूछा गया है। अगर हम एक शिशु का अध्ययन करें तो पाते हैं कि शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से ही हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ किस अवस्था से हो जाता है? गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से ही। इसका अनुभव गर्भवती माता 5वें 6वें माह में करती है, जब गर्भस्थ शिशु अपने हाथों पैरों को माता के गर्भ में हिलाता डुलाता है। शिशु जन्म के बाद क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है, परंतु नाड़ी तंत्र एवं मांसपेशियों के अपरिपक्व होने से उनकी क्रियात्मक गतिविधियां असमन्वित, निरर्थक, अनिश्चित एवं उद्देश्यहीन होती हैं। परंतु जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी मांसपेशियां परिपक्व होती जाती हैं, साथ ही वे समन्वित एवं एकीकृत होकर कार्य करने लगती हैं। यही कारण है कि 4-5 वर्ष का शिशु दौड़ने, कूदने, तैरने, ट्राईसाइकिल चलाने आदि क्रियात्मक कौशलों को करना सीख जाता है। अतः जन्म से लेकर स्थूल गतियों यानी कि ग्रॉस मूवमेंट का विकास तेजी से होता है। 6 वर्ष का शिशु लगभग अपनी सभी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। फलतः वह लिखना, पढ़ना, गेंद फेंकना, उपकरणों का प्रयोग करना, चित्र बनाना आदि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों को करना सीख जाता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल माइनर मोटर स्किल से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। बालक नवीन वातावरण के साथ, विद्यालय के साथियों के साथ, पड़ोस के बालकों के साथ समायोजन करना सीख जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल और इनके उदाहरण से क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्रियात्मक विकास के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। बाल मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में बांटा है। नंबर 1, स्थूल क्रियात्मक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल। इसे स्थूल गतियां, ग्रॉस मूवमेंट्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, तैरना, फेंकना आदि क्रियाएं आती हैं। इन गतिविधियों में शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल गतिविधियों में तीव्रता से विकास होता है।
स्थूल गतिविधि क्रियात्मक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल और इनके उदाहरण प्रश्न पूछा जाता है। बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, तैरना, फेंकना आदि क्रियाएं आती हैं ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत। ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी मांसपेशियों के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल गतिविधियों में तीव्रता से विकास होता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नंबर 2, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल माइनर मोटर स्किल। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का विकास शैशवावस्था के बाद होता है। इसके अंतर्गत पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, उपकरणों एवं खिलौनों का प्रयोग करना, बुनाई करना आदि क्रियाएं आती हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों को करने के लिए बालकों को अपनी अनेक मांसपेशियों को संयोजित करना पड़ता है। यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, उपकरणों एवं खिलौनों का प्रयोग करना, बुनाई करना आदि क्रियाएं आती हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल यानी कि माइनर मोटर स्किल के अंतर्गत आती हैं। क्रियात्मक विकास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता है। यथार्थ में क्रियात्मक विकास बालक के जीवन का आधार होता है, जिससे वह आयु के प्रत्येक सोपान पर नवीन वातावरण तथा परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। बालक के विकास में क्रियात्मक विकास निम्न रूपों से अपना प्रभाव डालता है। नंबर 1, उत्तम स्वास्थ्य। बालकों के क्रियात्मक विकास में उत्तम स्वास्थ्य का अमूल्य योगदान है। ये बालक के अच्छे शारीरिक एवं मानसिक विकास का निर्धारण करता है। यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ, हष्ट पुष्ट एवं बलवान होगा, तभी वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहेगा, क्योंकि हेल्थी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। क्रियात्मक विकास से बालक की मांसपेशियों में विकास होता है, उसमें नियंत्रण की क्षमता आती है। फलता मांसपेशियां सुगठित, सुदृढ़ एवं मजबूत बनती हैं, जिससे शरीर सुंदर, गठीला, सुडौल, भरा भरा, मजबूत एवं बलवान बनता है। बालक का व्यक्तित्व प्रभावशाली दिखता है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य वाले बालक विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियात्मक कौशलों को आसानी से संपन्न कर लेते हैं। वह हंसमुख एवं खुशमिजाज दिखता है। क्रियात्मक कौशलों के अभिव्यक्ति से उसमें आत्मसंतुष्टि आता है। यदि बालकों का क्रियात्मक विकास ठीक प्रकार से नहीं होता है, तो उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। फलतः वह अपने साथियों के समक्ष खेलकूद, पेंटिंग, चित्र बनाने आदि गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में खेल के साथी भी उसे कम ही पसंद करते हैं तथा अपने साथ खिलाना नहीं चाहते हैं। फलतः बालक में आत्मसंतुष्टि एवं आत्मबल की भावना का विकास नहीं हो पाता है और वह भीतर ही भीतर कुंठित हो जाता है। वह हीन भावना का शिकार हो जाता है। ईवी हरलॉक ने इस संदर्भ में लिखा भी है, इफ द मोटर कोऑर्डिनेशन इज सो पुअर दैट द चाइल्ड परफॉर्म्स below the standards of the peer group, the child will then derive little satisfaction from physical
activities and will have little motivation to take part. नंबर 2, विभिन्न कौशलों को सीखना। टू लर्न डिफरेंट स्किल। क्रियात्मक विकास बालक को विभिन्न कौशलों को सीखने में मददगार सिद्ध होता है, जिससे उसमें आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होता है। फलतः वह नवीन परिस्थितियों एवं वातावरण के साथ समायोजन करना सीख जाता है। सबसे पहले बालक स्थूल क्रियाओं को करना सीखता है, फिर सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों को। बालक क्रियात्मक विकास के द्वारा विभिन्न कौशलों को सीखता है। पहले स्थूल क्रियाओं को करना सीखता है, यानी कि बड़ी मांसपेशियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, बालक पहले वह सीखता है। उसके बाद सूक्ष्म यानी कि छोटी मांसपेशियों के द्वारा होने वाली क्रियाओं से जो कौशल होते हैं, उनको बालक बाद में सीखता है। नंबर 3, अवांछित संवेगों को बाहर निकालना। इमोशनल कैथारसिस। क्रियात्मक विकास संवेगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही अवांछित संवेगों को भी बाहर निकालता है। जब बालक क्रियाशील होता है तो अपना समय खेलने, कूदने एवं अन्य क्रियात्मक गतिविधियों में लगाता है। इससे उसकी काफी शक्ति व्यय होती है, साथ ही उसके भीतर छुपे हुए नकारात्मक एवं विध्वंसात्मक संवेग भी बाहर निकल आते हैं। अतः बालक मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करता है, उसमें कुछ अच्छा कर दिखाने की भावना जागृत हो जाती है। वे बालक जो अंतर्मुखी होते हैं अथवा माता पिता के कठोर अनुशासन में रहते हैं अथवा एकाकी प्रकृति के होते हैं, वे भी क्रियात्मक कौशलों के माध्यम से अपने अवांछित संवेगों को बाहर निकाल देते हैं तथा चिंतामुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार बालक चित्र बनाकर, पेंटिंग करके, लेख या कविता लिखकर, खेलकूद में भाग लेकर अपने कष्टदायक संवेगों से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 4, सामाजिकता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन। क्रियात्मक विकास सामाजिकता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छे क्रियात्मक विकास से ही बालकों की मांसपेशियों में एकीकरण, समन्वय, संयोजन एवं नियंत्रण आता है। फलतः वह विभिन्न क्रियात्मक कौशलों का प्रदर्शन ठीक प्रकार से करता है, चाहे वह खेलकूद की गतिविधियां हो, पेंटिंग हो, चित्रकारी हो, फोटोग्राफी हो अथवा अन्य कोई। यदि बालक खेलकूद में, दौड़ने भागने में होशियार होते हैं तो वे खेल में अव्वल रहते हैं। इस कारण वे दूसरे साथियों का मन जीत लेते हैं, खेल के साथ ही अपनी टीम में रहना पसंद करते हैं और उसे अपने साथ खिलाना चाहते हैं। अतः बालक में सामाजिकता का विकास होता है। यदि बालक का क्रियात्मक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तो वे खेलकूद में पीछे रह जाते हैं, उसके साथी उसे अपने साथ खिलाना नहीं चाहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि बालक क्रिकेट खेलते समय गेंद तीव्रता से नहीं फेंक सकता है अथवा बैटिंग ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है तो खेल के साथी उसका तिरस्कार कर देते हैं। अनेक बालक मिलकर उस बालक का मजाक उड़ाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। अतः बालक को अपने से कम उम्र के बालक के साथ खेलना पड़ता है, परंतु उम्र में बड़े होने के कारण उसे वहां भी तिरस्कृत एवं उपेक्षित होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में बालक दूसरे बालकों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, अतः वह सामाजिक मूल्यों, दर्शनों एवं कौशलों को सीखने से वंचित रह जाता है।
परिणाम ये निकलता है कि बालक में सामाजिकता का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। नंबर 5, आत्मसंतुष्टि एवं आनंद की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ इंटरटेनमेंट। क्रियात्मक विकास से बालकों में खेल के प्रति रुचि जागृत होती है। वह विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कौशलों का प्रदर्शन करता है। खेलने से उसे आनंद की प्राप्ति होती है तथा विभिन्न क्रियात्मक कौशलों के प्रदर्शन एवं अभिव्यक्ति से माता पिता एवं शिक्षकों से प्रशंसा एवं प्रोत्साहन मिलता है। बालक अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता है। वह अपने साथियों के बीच लोकप्रिय हो जाता है। खेल एवं विद्यालय के साथी उसे चाहने लगते हैं, अतः बालक को आत्मसंतुष्टि, विश्वास एवं आनंद की प्राप्ति होती है। परंतु जिन बालकों का क्रियात्मक विकास ठीक प्रकार से नहीं होता है, वह खेल गतिविधियों में भाग नहीं ले पाता है, फलतः उसका जीवन नीरस, कुंठा एवं हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। ऐसा बालक नकारात्मक एवं विध्वंसक गतिविधियों द्वारा अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है। बालक के जिद्दी, क्रोधी एवं चिड़चिड़े होने की प्रबल संभावना हो जाती है। नंबर 6, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी। क्रियात्मक विकास से बालकों की क्रियाशीलता बढ़ती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी सभी पेशियां एकीकृत एवं समन्वित होकर कार्य करती हैं, जिससे वह विभिन्न क्रियाओं को स्वतः ही करने लगता है, जैसे अपने हाथों से भोजन करना, स्नान करना, कंघा करना, जूते पहनना, लैस बांधना, वस्त्र बदलना आदि। जन्म के समय जो बच्चा पूर्णतः दूसरों पर आश्रित रहता है, वही आयु बढ़ने के साथ साथ क्रियात्मक विकास के कारण ही आत्मनिर्भर हो जाता है और दूसरों का पालन पोषण करता है। नंबर 7, स्वयं प्रत्यय के विकास में सहायक, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। क्रियात्मक कौशलों के विकास से बालक में स्वयं की भावना जागृत होती है। इससे बालकों को शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा मिलती है। यदि बालक का क्रियात्मक विकास सही समय पर होता है और बिना गिरे व चोट खाए अगर बालक चलना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, साइकिल चलाना आदि क्रियाएं सीख लेता है, तो उसमें आत्मविश्वास की भावना पनप जाती है। आगे चलकर ऐसा बालक जोखिम भरे कार्यों को करने से भी नहीं डरता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार क्रियात्मक विकास स्व प्रत्यय के विकास में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 8, समायोजन में सहायक, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। उत्तम क्रियात्मक विकास से बालकों में नवीन परिस्थितियों एवं अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन करने में सफलता मिलती है। जिन बालकों का क्रियात्मक विकास अच्छा होता है, वे खेलकूद, दौड़ने, भागने, पढ़ने लिखने, चित्र बनाने, पेंटिंग करने, आर्ट क्राफ्ट, खेतीबाड़ी एवं घरेलू कार्यों को संपन्न करने में भी आगे रहते हैं। इस कारण वे अपने साथियों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। शिक्षक भी ऐसे बालकों की प्रशंसा करते हैं, समय समय पर पुरस्कार देते हैं। अतः बालक स्कूल, घर, समूह के साथी,
समाज आदि सभी के साथ आसानी से समायोजन कर लेता है। उसमें सामाजिकता का गुण आ जाता है, उसके मित्र भी अधिक होते हैं। नंबर 9, व्यक्तित्व विकास में सहायक, हेल्पफुल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास से बालकों की पेशियां लंबी, गठीली, मजबूत एवं दृढ़ बनती हैं, जिससे उनका शारीरिक सौष्ठव आकर्षक, सुंदर, सलोना एवं प्रभुत्वशाली दिखता है। बालक का शारीरिक गठन मीजोमॉर्फिक होता है। बालक विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को करना सीख जाता है, फलतः उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। अच्छे क्रियात्मक विकास वाला बालक धनात्मक सोच वाला, समझदार व गुणवान व्यक्ति बनता है। उसमें उमंग, उत्साह, उल्लास का निरंतर संचार होता रहता है। वह निडर, निर्भय एवं साहसी होता है तथा जोखिम भरे कार्यों को करने में आगे रहता है। ये सभी गतिविधियां उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सिद्ध होती हैं। अतः क्रियात्मक विकास से बालकों का व्यक्तित्व विकास अच्छा होता है। क्रियात्मक विकास का महत्व एक नज़र में, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट एट ए ग्लांस। क्रियात्मक विकास का महत्व बालक के व्यक्तित्व विकास में है, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करने में है, स्वप्रत्यय का विकास करने में है, सामाजिकता का विकास, आत्मसंतुष्टि एवं आनंद की प्राप्ति में, विभिन्न कौशलों को सीखने में, समायोजन में सहायक है और अवांछित संवेगों को बाहर निकालने में। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं, सिद्धांत, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। बाल मनोवैज्ञानिकों एवं शरीर विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों व अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि बालकों के क्रियात्मक विकास एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार ही होता है। सामान्यतः सभी बालकों के हाथ पैरों में विकास सिर तथा धड़ के विकास के बाद ही होता है। यानी कि पहले बालक के सिर और धड़ का विकास होता है, उसके बाद हाथ और पैरों का विकास होता है। बच्चे पहले सिर घुमाना सीखते हैं, फिर हाथों से चीजों को पकड़ने की क्रिया सीखता है। उठने बैठने की क्रिया के बाद में वह चलने, दौड़ने, भागने एवं उछलने कूदने की क्रिया सबसे अंत में सीखता है। अतः क्रियात्मक विकास में अनेक ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो सभी बालकों में लगभग एक जैसी ही होती हैं। क्रियात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार होती हैं। नंबर 1, क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। मोटर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मस्कुलर एंड न्यूरल मैचुरेशन। क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकास एवं परिपक्वता पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। क्रियात्मक विकास निर्भर करता है मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकास एवं परिपक्वता पर। शरीर की जिन क्षेत्रों की पेशियां एवं तंत्रिकाएं जितना जल्दी विकसित एवं परिपक्व होती हैं, उनमें क्रियात्मक विकास उतनी ही जल्दी आता है। उदाहरणार्थ, बालकों के सिर का विकास अन्य अंगों की तुलना में जल्दी होता है क्योंकि वहां की तंत्रिकाएं पहले परिपक्व होती हैं। इस कारण बालक पहले अपने सिर
को हिलाना डुलाना, आंखों की पुतलियों को घुमाना सीखता है। उसके बाद ही हाथ पैरों की पेशियों में विकास होता है और परिपक्वता आती है। शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की योग्यता मस्तिष्क से संचालित होती है। मस्तिष्क का विकास जन्म के 6 माह बाद तीव्र गति से होता है तथा लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क का विकास 90% तक पूर्ण हो जाता है। पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक के मस्तिष्क का विकास 90% तक पूर्ण हो जाता है 6 वर्ष की आयु में। यही कारण है कि 5-6 वर्ष का बालक चलने, दौड़ने, गेंद फेंकने, साइकिल चलाने जैसी अनेक क्रियात्मक कौशलों की अभिव्यक्ति करने लगता है। जब तक बालकों की पेशियां परिपक्व नहीं होती हैं तथा उनमें एकीकरण, इंटीग्रेशन एंड समंजन, एडजस्टमेंट नहीं आता है, तब तक बालक कौशलपूर्ण क्रियाओं का संचालन सही ढंग से नहीं कर पाता है, जैसे पेंटिंग करना, चित्र बनाना, लिखना आदि। अनैच्छिक पेशियों में परिपक्वता आने पर ही बालक मलमूत्र को रोकने में सक्षम होता है। नंबर 2, क्रियात्मक विकास निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। मोटर डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनिट सीक्वेंस। शारीरिक विकास की भांति क्रियात्मक विकास में भी 2 निश्चित क्रम पाए जाते हैं। नंबर 1, मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, नेट में कई बार पूछा गया है। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस यानी कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। नंबर 2, निकट दूर विकास क्रम, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी 2021, पीजीटी 2021 और नेट में भी कई बार पूछा गया है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस से। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस के अनुसार विकास पहले केंद्रीय भागों में होता है, उसके बाद बाहरी केंद्र से परिधि की ओर होता है। मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। इस विकास क्रम में बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र में होता है, फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़ एवं पैरों के क्षेत्र में होता है। इस कारण बालक अपने आंखों को घुमाना, सिर को हिलाना डुलाना सीखता है। बाद में वह चीजों को हाथों से पकड़ना सीखता है और सबसे अंत में खड़ा होना एवं चलना सीखता है। उदाहरणार्थ, यदि 2 माह के शिशु को पलंग पर लिटा दिया जाए तो वह अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा सकता है, आंखों को घुमाकर अपनी माता को पहचान सकता है, परंतु वह पकड़ने, झपटने या बैठने की क्रियाएं नहीं कर सकता है। 4-5 माह का शिशु करवट बदल लेता है। अब वह पेट के बल सरकने लगता है। 6 माह का शिशु सहारे या बिना सहारे के साथ बैठने लगता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। 6 माह का शिशु सहारे या बिना सहारे के साथ बैठने लगता है और अपने खिलौनों को झपटकर दोनों हाथों से पकड़ लेता है। 7-8 माह का शिशु रेंगकर चलने लगता है और 9 माह का शिशु सहारे के साथ खड़ा होने लगता है।
यहाँ से क्वेश्चन हर लाइन से पूछा गया है। तथा 12 से 13 माह का शिशु सहारे के साथ थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। सबसे बाद में वह दौड़ने, भागने, उछलने, कूदने आदि की क्रियाएं सीखता है। अतः बालक के क्रियात्मक विकास का अध्ययन करें तो निम्न क्रियाएं दिखाई देती हैं। सिर उठाना, गर्दन ऊपर उठाना, करवट बदलना, पेट या पीठ के बल सरकना, हाथों से खिलौनों को पकड़ना, बैठना, रेंगकर चलना, खड़ा होना, सहारे के साथ चलना, बिना सहारे के साथ चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना। अर्थात विकास पहले सिर वाले भाग में, फिर मुख में, फिर गर्दन में, फिर धड़ में, फिर हाथ में और सबसे बाद में पैरों में होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि विकास सबसे पहले सिर वाले भाग में, सिर के बाद मुख में, फिर गर्दन में, फिर धड़ में, फिर हाथ में और सबसे बाद में पैरों में होता है। निकट दूर विकास क्रम, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इस विकास क्रम में क्रियात्मक विकास पहले शरीर के केंद्रीय भागों में होता है, फिर केंद्र से दूर के भागों में, अर्थात वे अंग जो सुषुम्ना नाड़ी एवं मस्तिष्क के जितना अधिक पास होते हैं उनमें विकास उतना ही पहले होता है। जैसे बालक का आँख, मुख, गर्दन, धड़ आदि अंग मस्तिष्क के पास होते हैं तथा हाथ एवं पैर मस्तिष्क से दूर। इसलिए बालक पहले अपने कंधों पर नियंत्रण करना सीखता है, बाद में वह कोहनियों एवं कलाइयों पर नियंत्रण करना सीखता है और उंगलियों पर सबसे अंत में। इस कारण स्पष्ट है बालक के मुख एवं कंधे उसके मस्तिष्क के बहुत ही पास होते हैं, जबकि कोहनी, कलाइयां एवं उंगलियां अपेक्षाकृत दूर होती हैं। इसी प्रकार पैर मस्तिष्क से काफी दूर होते हैं। इस कारण पैरों का विकास सबसे अंत में होता है। नंबर 3, क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। बालकों में क्रियात्मक विकास का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट पता चलता है कि पहले उसमें सामान्य क्रियाएं होती हैं, बाद में विशिष्ट क्रियाओं का संपादन होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्रियात्मक विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। उदाहरण, एक 6 माह के बालक को कोई सुंदर सा खिलौना या गेंद पकड़ने को दिया जाए तो वह उस खिलौने या गेंद को पकड़ने के प्रयास में अपने संपूर्ण शरीर को ही गतिमान कर देता है और खिलौनों को झपटकर पकड़ता है। इस प्रयास में वह खिलौने या गेंद पर ही गिर जाता है, परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वह दोनों हाथों से खिलौनों को पकड़ता है और उससे खेलने लगता है। इसी प्रकार कुछ और बड़ा होने पर वह चतुराई से केवल एक ही हाथ से खिलौना पकड़ लेता है। इतना ही नहीं, वह अनेक खिलौनों में अपनी मनपसंद खिलौने छांट सकता है। इससे स्पष्ट है कि पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में वह विशिष्ट क्रियाएं करना सीख जाता है। इसी बात को दूसरी उदाहरण से समझा जा सकता है। एक 2 से 2.5 वर्ष का बालक पेंसिल को हाथों से पकड़कर आड़ी तिरछी उल्टी सीधी रेखाएं खींचता है और पूरे कागज को गंदा कर देता है, परंतु जब वह 3 से 3.5 वर्ष का हो जाता है तो वह ABCDEF से Z तक अक्षरों को लिखना सीखता है, परंतु उसकी लिखावट अत्यंत ही खराब होती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वह ABCDEF से Z तक के सभी अक्षरों को सुंदर से सजाकर लिखता है। इसका प्रमुख कारण भी क्रियात्मक विकास ही है। उंगलियों की पेशियों में विकास एवं परिपक्वता देर से आती है, अतः बालक सुंदर लिखना बाद में सीखता है। यही बात चित्र बनाने एवं पेंटिंग में भी लागू होती है। नंबर 4,
क्रियात्मक विकास बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल मसल्स। बालक में क्रियात्मक विकास क्रम में पहले गतिशीलता शरीर की बड़ी मांसपेशियों में आती है और फिर छोटी मांसपेशियों में। यही कारण है कि बड़ी मांसपेशियों में नियंत्रण पहले आता है और छोटी मांसपेशियों में बाद में। उदाहरण, यदि बालक को गेंद फेंकने, चित्र लिखना, चित्र बनाना सिखाया जाए तो वह पहले गेंद फेंकना सीखता है। लिखना एवं चित्र बनाना वह बाद में सीखता है, क्योंकि गेंद फेंकने में बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जबकि लिखने एवं चित्र बनाने में उंगलियों का उपयोग होता है और उंगली की पेशियां हथेली एवं हाथों की पेशियों की अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अतः बालक उंगलियों पर नियंत्रण करना बाद में सीखता है। यही कारण है कि प्ले ग्रुप में बालकों को खेल खेल के माध्यम से ही पढ़ना लिखना सिखाया जाता है तथा उनमें पढ़ने के प्रति रुचि जागृत की जाती है। नंबर 5, क्रियात्मक विकास में व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर इन मोटर डेवलपमेंट। यद्यपि सभी बालकों में काफी हद तक क्रियात्मक विकास एक जैसा ही होता है और एक जैसा ही पैटर्न लागू होता है, फिर भी क्रियात्मक विकास में व्यक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कुछ बालकों में क्रियात्मक विकास जल्दी प्रारंभ होता है, जबकि कुछ बालकों में देरी से। जैसे कुछ बालक 6-7 महीने में ही बैठना शुरू कर देते हैं तथा 9-10 माह में खड़ा होने लगते हैं। 12-13 महीने में वे डंगा डेगी धीरे धीरे कदम दर कदम चलने लगते हैं। वहीं कुछ बालक 8-9 माह में बैठना सीखते हैं। 14-15 माह में खड़ा होना सीखते हैं तथा 18-19 माह में चलना सीखते हैं। ऐसा व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण होता है। इसी कारण पढ़ने, लिखने, साइकिल चलाने, क्रिकेट खेलने आदि क्रियात्मक कौशलों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जिन बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास जितना अच्छा होता है, उनका क्रियात्मक विकास भी उतना ही अच्छा होता है। नंबर 6, क्रियात्मक विकास अधिगम एवं परिपक्वता की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ लर्निंग एंड मैचुरेशन। बालक के क्रियात्मक विकास पर अधिगम एवं परिपक्वता इन दोनों का ही सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है। बालक के क्रियात्मक विकास पर सम्मिलित प्रभाव पड़ता है अधिगम यानी कि लर्निंग एवं परिपक्वता मैचुरेशन का। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों में परिपक्वता नहीं आती है, तब तक बालक क्रियात्मक कौशलों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। अंगों में परिपक्वता आने के बाद ही बालक विभिन्न क्रियाओं को सीख पाता है। अंगों में परिपक्वता के साथ ही बालकों को समय पर सिखाना भी जरूरी होता है। उदाहरण, यदि 4-5 वर्ष के बालक को पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सिखाया जाए तो वह लिखना नहीं सीख पाता है, यद्यपि उसकी उंगलियों लिखने की दृष्टि से परिपक्व हो चुकी होती हैं। इसी प्रकार अंगों में परिपक्वता के बिना सिखाना भी व्यर्थ है। 1 से 1.5 वर्ष के बालक को सिखाने के लिए भले ही लाख कोशिश की जाए कि वह लिखना सीख ले, मगर बालक लिखना कदापि नहीं सीख सकता, क्योंकि तब तक उसकी कलाइयों, उंगलियों, हथेलियां इतने परिपक्व नहीं होते हैं
कि वह पेंसिल को ठीक ढंग से पकड़ सकें और लिख सकें। अतः क्रियात्मक विकास पर अधिगम एवं परिपक्वता का अलग अलग प्रभाव न पड़कर मिला जुला या अंतःक्रियात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 7, क्रियात्मक विकास में प्रतिमान भविष्यवाणी योग्य कुछ अवस्थाएं होती हैं। There are predictable states within the pattern of motor development. कुछ बाल मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि क्रियात्मक विकास प्रतिमान में भविष्यवाणी योग्य अवस्थाएं होती हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि बालक का क्रियात्मक विकास किस तरह से और कैसे होगा। इस संबंध में ब्रेकनरिज एंड विंसेंट ने लिखा भी है। A fairly accurate way of predict the age of which babies will start to walk is to multiply the age of which they begin in creep by 1 से 1.5 और the age at which they sit alone by 2 inches. M. सरले तथा M.B. मैग्रो ने बालक के जन्म से लेकर खड़े होने तक की 16 विकास अवस्थाओं का वर्णन किया है, जबकि एम्स ने क्रियात्मक विकास की केवल 14 अवस्थाएं ही बताई हैं। हलवर्सन ने वस्तुओं को उठाने संबंधी क्रियात्मक विकास में केवल 10 अवस्थाएं ही बताई हैं। अतः आज तक मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं हो पाए हैं कि क्रियात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। हाथ के क्रियात्मक कौशलों के विकास से संबंधित प्रमुख 4 अवस्थाओं का वर्णन निम्नानुसार है। नंबर 1, 4 माह के शिशु के सामने कोई गेंद या खिलौना रख दिया जाए तो वह उन्हें केवल देख सकता है मगर छू नहीं सकता। नंबर 2, 5 माह का शिशु खिलौनों को छू सकता है पर उसे पकड़ नहीं सकता। पकड़ने के प्रयास में खिलौना उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। 8 माह का शिशु अपने दोनों हाथों से खिलौनों को पकड़ सकता है। नंबर 4, 9 माह का शिशु खिलौनों को टोकरी में से मनपसंद खिलौने चुन सकता है। नंबर 8, क्रियात्मक विकास में यौन विभिन्नता देखी जाती है। सेक्स डिफरेंसेस आर सीन इन मोटर डेवलपमेंट। अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ है कि लगभग 3 वर्ष की अवस्था तक लड़के एवं लड़कियों के क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, परंतु इसके बाद लड़कों और लड़कियों की तुलना में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा दौड़ने, भागने, पेड़ पर चढ़ने, उछलने, कूदने, तैराकी आदि क्रियाओं में अधिक निपुण होते हैं, जबकि लड़कियां सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, चित्रकारी, खाना बनाने आदि गृह कार्यों में दक्ष होती हैं। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि क्रियात्मक कौशल लड़कों में इसलिए अधिक होता है क्योंकि लड़कों को माता पिता द्वारा खेलने कूदने की अधिक छूट दी जाती है, जबकि लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही खेलने कूदने की छूट दे दी जाए तो वे भी इसमें आगे रहती हैं। यही कारण है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, युद्ध का मैदान हो, अंतरिक्ष की यात्रा हो अथवा अन्य कोई भी क्षेत्र। अतः महिलाओं का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक हुआ है।
क्रियात्मक विकास की विशेषताएं मात्र एक नज़र में। मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करना। क्रियात्मक विकास मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। निश्चित क्रम का अनुसरण। मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट सीक्वेंस। निकट दूर विकास क्रम, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होना, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर होना। यानी कि क्रियात्मक विकास पहले बड़ी मांसपेशियों में होता है और उसके बाद छोटी मांसपेशियों में होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का होना। क्रियात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, क्योंकि कोई बालक किसी कार्य को जल्दी करना सीख जाता है और कोई बालक उसी कार्य को थोड़ी देरी से करता है। अधिगम एवं परिपक्वता की अंतःक्रिया के कारण। क्रियात्मक विकास अधिगम एवं परिपक्वता की अंतःक्रिया के कारण भी होता है। क्रियात्मक विकास प्रतिमान में भविष्यवाणी योग्य कुछ अवस्थाओं का होना। क्रियात्मक विकास में यौन विभिन्नताओं का पाया जाना। विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास। मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस। क्रियात्मक विकास चाहे शैशवावस्था में हो या बाल्यावस्था में, ये सदैव ही विकासात्मक निर्देशन नियम के अनुसार लॉ ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन ही चलता है। इस नियम के अनुसार विकास पहले सिर, उसके बाद मुख, उसके बाद धड़, उसके बाद भुजाएं और उसके बाद पैर एवं टांग और सबसे बाद में उंगलियों में होता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में क्रम से लगाने को आया है। इन विभिन्न क्षेत्रों में बालक में जो कुछ प्रमुख विकासात्मक कार्य होते हैं वे विभिन्न अवस्थाओं में निम्नानुसार होते हैं। नंबर 1, गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास। मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्रियात्मक विकास शिशु जन्म से पूर्व ही, जब वह माता के गर्भ में पल रहा होता है तभी से प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। क्रियात्मक विकास आरंभ होता है शिशु जन्म के पूर्व से, यानी कि गर्भावस्था में ही आरंभ हो जाता है। इसका अनुभव गर्भवती माता 5-6 महीने में करती है। जब बालक हाथ पैरों को हिलाता है, सिर से धक्का देता है अथवा करवट बदलता है। गर्भकालीन अवस्था में शिशु के क्रियात्मक विकास की निम्न क्रियाएं होती हैं, जैसे गर्भस्थ शिशु का करवट बदलना, पलटना, टर्निंग, शरीर को मोड़ना, ट्विस्टिंग, हाथ फेरना, पैर पटकना, सिर से धक्का देना आदि। रिचर्ड्स एवं न्यूबेरी ने अपने अध्ययनों में पाया कि वे बालक जो गर्भकालीन अवस्था में अधिक क्रियाशील रहते हैं वे जन्म के बाद भी सभी अवस्थाओं में भी अधिक क्रियाशील रहते हैं और विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को जल्दी सीख जाते हैं। अध्ययनों से ये भी सिद्ध हुआ है कि जो बालक गर्भ में अधिक क्रियाशील होते हैं उनका वजन भी कम ही होता है, क्योंकि अति क्रियाशीलता हाइपर एक्टिविटी के कारण उनकी ऊर्जा का अधिकांश भाग अपव्यय हो जाता है, फलतः वे वजन में कम हो जाते हैं। माँ की क्रियाशीलता एवं थकान भी गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। जब माँ थकी होती है तो गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और जब माँ क्रियाशील होती है तो शिशु की क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा व प्रमुख कारण यह है कि जब माँ व्यस्त एवं क्रियाशील रहती है तो बालक को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलते रहता है।
सोनटांग एवं बैलेंस ने अपने अध्ययनों में पाया कि माँ का क्रोध, भय एवं संवेगात्मक अनुभूतियों का गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता पर घातक प्रभाव पड़ता है। जब कभी भी माँ भय एवं क्रोध की स्थिति में होती है तो गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता एकाएक बढ़ जाती है, जिसके कारण कभी कभी गर्भपात जैसी घटना भी घटित हो जाती है। अतः गर्भावस्था में माता को संवेगात्मक तनावों से दूर रहना चाहिए तथा अप्रिय घटनाओं से यथासंभव बचकर रहना चाहिए। नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट इन न्यूनेट। शिशु में तो क्रियात्मक विकास तभी से प्रारंभ हो जाता है जब से वह माता के गर्भ में पल रहा होता है। इसका अनुभव गर्भवती माताएं 5वें-6 माह में करती हैं। जन्म के बाद भी शिशु कई क्रियात्मक क्रियाएं, मोटर एक्टिविटीज करता है, जो निरर्थक एवं उद्देश्यहीन होता है। इसी कारण वह पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित रहता है। उसकी दशा अत्यंत ही दयनीय होती है, क्योंकि तब उसकी पेशियां, तंत्रिकाओं एवं तंत्रिका केंद्रों में ना तो समन्वय होता है और ना ही वे परिपक्व ही होते हैं। अतः शिशु को जहाँ जिस करवट लिटा दिया जाता है, वह उसी करवट वहीं पर पड़ा रहता है। उदाहरणार्थ, जन्म के 2-3 दिन बाद शिशु कभी अपनी आंखों को बंद करता है तो कभी खोलता है। वह थोड़ी देर के लिए प्रकाश की ओर देखता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। उसकी दृष्टि में समन्वय नहीं होता है। इसी प्रकार वह मुख को बंद करता है एवं खोलता है, उंगलियों को चूसता है। ये सभी क्रियाएं शिशु में स्वतः ही होती रहती हैं, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। अतः शिशु की ये सभी क्रियाएं निरर्थक एवं उद्देश्यहीन होती हैं। परंतु इन क्रियाओं के शिशु विकास में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये ही क्रियाएं विकसित एवं परिष्कृत होकर क्रियात्मक कौशलों का आधार बनती हैं और शिशु बड़ा होकर विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को सीखता है। नवजात शिशु द्वारा की गई क्रियाओं को मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सामान्य क्रियाएं या समूहीकृत क्रियाएं, जनरल या मास एक्टिविटी। नंबर 2, विशिष्ट क्रियाएं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज। नंबर 1, सामान्य या समूहीकृत क्रियाएं, जनरल या मास एक्टिविटी। सामान्य क्रियाओं को समूहीकृत क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि जब शिशु के किसी एक अंग को हिलाया, डुलाया या गुदगुदाया जाता है तो शिशु की क्रियाशीलता केवल उसी अंग में नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण अंग उसका क्रियाशील हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि शिशु के एक हाथ की मुट्ठी को खोला जाए तो शिशु दूसरे हाथ की मुट्ठी भी खोल देता है। उसी प्रकार यदि उसके एक पैर के तलवे को सहलाया जाता है तो वह दोनों ही पैरों की उंगलियों को पंखे के समान फैला देता है, घुटने मोड़ने लग जाता है, वह करवट लेने की कोशिश करता है। इस प्रयास में उसका संपूर्ण शरीर ही क्रियाशील हो जाता है। अतः एक ही क्रिया के उद्दीपन से संपूर्ण शरीर गतिशील हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब सामान्य क्रिया समाप्त हो जाती है तो शिशु जल्दी ही थककर सो जाता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर के क्रियाशील होने से अधिक मात्रा में ऊर्जा का व्यय होता है। शारीरिक कष्ट, पीड़ा एवं भूख की स्थिति में भी सामान्य क्रियाएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण बालक हाथ पैरों को पटकने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। तेज प्रकाश एवं अंधकार, तीव्र शोर तथा अधिक गर्मी के कारण भी नवजात शिशु की सामान्य क्रियाएं बढ़ जाती हैं।
अध्ययनों से ये भी ज्ञात हुआ है कि अलग-अलग शिशुओं में सामान्य क्रियाएं भी अलग-अलग प्रकार से होती हैं। यहाँ तक कि एक ही शिशु में सामान्य क्रियाओं का स्वरूप अलग-अलग समय पर अलग-अलग होता है। नंबर 2, विशिष्ट क्रियाएं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज। विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिन्हें शिशु विशेष उद्दीपकों के प्रति क्रिया एक निश्चित विशेष ढंग से करता है। ये क्रियाएं सदैव एक जैसी ही होती हैं। उद्दीपकों के प्रकार, स्थान व समय परिवर्तित कर देने से भी इन क्रियाओं पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। विशिष्ट क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सहज अनुक्रियाएं, नॉर्मल रिफ्लेक्सेस। नंबर 2, सामान्यीकृत अनुक्रियाएं, जनरलाइज्ड रिफ्लेक्सेस। नंबर 1, सहज अनुक्रियाएं। बालकों के जीवन में सहज अनुक्रियाओं का बड़ा ही योगदान है। सहज अनुक्रियाओं के माध्यम से बच्चा हानिकारक वस्तुओं से अपनी रक्षा करता है तथा वातावरण के साथ समायोजित होने में सफल होता है। सहज क्रियाएं ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती हैं जो स्वतः ही बालकों में होती रहती हैं। सहज क्रियाओं के अंतर्गत छींकना, खांसना, सांस लेना, रोना, चिल्लाना, पैर पटकना आदि आता है। ये क्रियाएं जन्मजात होती हैं। सहज क्रियाएं जो सहज ही उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप होने लगती हैं। उद्दीपकों के परिवर्तित होने पर भी इन क्रियाओं के फलस्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ प्रमुख सहज क्रियाएं निम्नानुसार हैं जो नवजात शिशु में देखने को मिलती हैं। नंबर 1, आंखों की पुतली की सहज अनुक्रिया, पैपिलरी रिफ्लेक्सेस। यह क्रिया शिशु जन्म के 12 घंटे बाद से प्रारंभ होती है। इससे शिशु की आंखों को सुरक्षा मिलती है। इस क्रिया में जब नवजात शिशु को उजाले से अंधेरे में अथवा अंधेरे से प्रकाश युक्त स्थान पर ले जाया जाता है तो उसकी आंखों की पुतलियों का आकार घट बढ़ जाता है। अंधेरे में पुतली का आकार बढ़ जाता है जबकि तीव्र प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। इस कारण शिशु आंखों के पलकों को खोलने एवं बंद करने लग जाता है। नंबर 2, चूसने की सहज अनुक्रिया, सक रिफ्लेक्सेस। जब नवजात शिशु के ओठों, गालों से उंगली या स्तन का स्पर्श कराया जाता है तो वह चूसने की क्रिया प्रदर्शित करता है। वह उंगली स्तन को मुंह में लेकर सहज रूप में ही उसे चूसने लगता है। नंबर 3, मांसपेशियों की सहज अनुक्रिया, टेंडन रिफ्लेक्सेस। इस क्रिया में जब नवजात शिशु के मांसपेशीय स्नायुओं को उद्दीपित स्टिमुलेटेड किया जाता है तो उसमें संकुचन होने लगता है जिसके कारण शिशु घुटना मोड़ने लगता है, पैरों को झटकता है, हाथों को पटकने लगता है आदि। नंबर 4, पाँव के तलवों की सहज अनुक्रिया, बेवेंस्की रिफ्लेक्सेस। नवजात शिशुओं में ये क्रिया जन्म से लेकर 6 माह की अवस्था तक पाई जाती है। इस क्रिया में जब शिशुओं के तलवों को सहलाया जाता है तो वह अपने पैरों की उंगलियों को पंखों के समान फैला देता है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। पैरों की उंगलियों को पंखों के समान फैलाना है सहज अनुक्रिया यानी कि बेवेंस्की रिफ्लेक्सेस। नंबर 2,
सामान्यीकृत अनुक्रिया। इस प्रकार की अनुक्रियाओं में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसमें शिशु का केवल एक ही अंग क्रियाशील नहीं होता, अपितु एक साथ कई अंग क्रियाशील हो जाते हैं, जैसे सिर घुमाना, अंगूठा चूसना, हाथ पैर झटकना, प्रकाश की ओर देखना, मुंह बंद करना एवं खोलना आदि। ये क्रियाएं भी शिशु के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती हैं तथा आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के उद्दीपकों के प्रति प्रदर्शित होती हैं। नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य या समूहीकृत और विशिष्ट में। सामान्य या समूहीकृत में एक अंग के क्रियाशील होने पर शिशु का पूरा शरीर ही क्रियाशील हो जाना। विशिष्ट क्रियाओं को भी दो भागों में बांटा गया है, सहज अनुक्रियाएं और सामान्यीकृत अनुक्रियाएं। सहज अनुक्रियाएं आंखों की पुतली की सहज क्रियाएं, प्यूपिलरी एक्टिविटीज, चूसने की सहज क्रिया सक रिफ्लेक्सिस, मांसपेशियों की सहज क्रिया टेंडन रिफ्लेक्सिस, पैर के तलवे की सहज क्रिया बेवेंस्की रिफ्लेक्सिस। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई सजेशन हो तब भी आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।